हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कोवैलेंसी की। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको रेजोनेंस बताया था, ठीक है, लाइव क्लास के थ्रू गूगल मीट ऐप से। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कोवैलेंसी की। जनरली कोवैलेंसी क्या होता है, इसमें अगर हम देखें दो टर्म्स जुड़े हुए हैं। पहला जो टर्म है कोवैलेंसी में, पहला टर्म है कोवैलेंट बॉन्ड। को मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरी चीज़ जो है वो है वैलेंसी। ठीक है, कहने का मतलब कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वैलेंसी को। और इन्हीं दोनों चीज़ों को मिलाकर हम बोलते हैं कोवैलेंसी। ठीक है, तो कोवैलेंसी जनरली क्या होता है कि किसी भी मालिक्यूल में जो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो उस एलिमेंट्स में प्रेजेंट एटम जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे उस एटम की कोवैलेंसी उतनी ही मानी जाएगी। कहने का मतलब ये कोवैलेंसी क्या होती है, जैसा कि हमने आपको बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड के इक्वल होता है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के इक्वल होता है कोवैलेंसी। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें, जैसे मान लो अगर मेथेन है, तो मेथेन का जो सेंट्रल एटम होगा दैट इज़ कार्बन, और कार्बन कितने कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है? 4 कोवैलेंट बॉन्ड से ये कनेक्टेड है। मतलब ये 4 हाइड्रोजन एटम से कनेक्टेड है और चारों हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। कहने का मतलब यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है कार्बन, वो कितने कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है? 4 कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसलिए यहाँ पे कार्बन की जो कोवैलेंसी होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होगा उस एटम के की कोवैलेंसी उतनी ही मानी जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, और जैसे H2O की अगर हम बात करें, तो H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है जिसमें दो हाइड्रोजन इस एटम इससे कनेक्टेड होते हैं विथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एक इधर है एक इधर, कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है ये ऑक्सीजन? 2 बॉन्ड से कनेक्टेड है। कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं? 2, इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2, इसका स्ट्रक्चर जब भी बनाया जाता है तो इस तरीके से कार्बन सेंट्रल एटम होता है और ऑक्सीजन यहाँ पे बोथ आर टर्मिनल एटम्स। ठीक है, ऐसे एटम्स जो कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल एटम से उन्हें टर्मिनल एटम कहा जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम आपका क्या होगा? सेंट्रल एटम आपका क्या होगा? दैट इज कार्बन एटम। कार्बन देखो, ऑक्सीजन राइट साइड ऑक्सीजन से डबल कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है और इधर भी डबल कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं? कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है? देयर आर 4। देखो, लेफ्ट साइड 2 और राइट साइड 2। ठीक है, दो कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो टोटल कितना हुआ आपका? 4 हुआ। इसलिए यहाँ पे कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें PCl5 की, तो PCl5 के केस में जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं फास्फोरस PCl5 का, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम फास्फोरस होता है और फास्फोरस सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड 5, जो 5 क्लोरीन एटम होते हैं वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे फास्फोरस का अगर देखा जाए तो ये कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5। इसलिए यहाँ पे फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें PCl3 की, तो PCl3 में फास्फोरस कितने कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होगा? ओनली 3। इसलिए यहाँ पे इस PCl3 के केस में फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि किसी भी एटम की कोवैलेंसी फिक्स नहीं होती है। कोवैलेंसी कभी कभी वेरिएबल होती है, मतलब वेरी करती है। आप ये कभी भी मत समझना कि किसी भी एटम की कोवैलेंसी फिक्स होती है। मतलब कार्बन का हमेशा 4 ही होगा ऐसा नहीं है, या फास्फोरस का हमेशा 5 ही होगा ऐसा नहीं है। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल कोवैलेंसी शो करते हैं, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल कोवैलेंसी डिपेंड करती है किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है और किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पे डिपेंड करती है कि वो सेंट्रल एटम, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो कितने कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो वेरिएबल कोवैलेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कोवैलेंसी। कहने का मतलब कोई भी एक एटम, कोई भी पर्टिकुलर एक एटम जब कोई भी एक पर्टिकुलर एटम डिफरेंट मॉलिक्यूल में डिफरेंट कोवैलेंट बॉन्ड डिफरेंट नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड से अगर कनेक्टेड है तो डिफरेंट कोवैलेंसी शो करेगा। अब जब कोई एक पर्टिकुलर एटम डिफरेंट कोवैलेंसी शो करता है तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? वेरिएबल
कोवैलेंसी। जैसा कि नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वेरिएबल कोवैलेंसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वेरिएबल कोवैलेंसी क्या होता है, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखो, वेरिएबल कोवैलेंसी जो होता है इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा रहे हैं। मैंने क्या बताया कि कोई भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होगा वो उसकी कोवैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ ऐसे एटम होते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे वो डिफरेंट कोवैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कोई एक ही एटम डिफरेंट कोवैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट नंबर ऑफ कोवैलेंसी अगर रखता है, तो वो उस कोवैलेंसी को वेरिएबल कोवैलेंसी कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें, जैसे मान लो क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर हम देखें तो 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और 3s2 के बाद क्या आता है, 3p5 होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब देखो, इसका जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स हैं उनका हम लास्ट के 2 सबसेल्स हैं उनके ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट अगर हम करें, जैसे कि 3s और 3p है, ठीक है। तो 3s हमने ले लिया और 3p ले लिया। तो 3s में एक ही ऑर्बिटल होगा s का, 3s2 था और 3p5 था। तो 3p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। अब 3s में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया हमने। 3p5, p में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हूर्स रूल्स के अकॉर्डिंग हमने एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल्स में पहले फिल किया विथ सेम डायरेक्शन। उसके बाद हमने क्या किया, चौथा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया, पांचवा इलेक्ट्रॉन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे, ठीक है। सेम डायरेक्शन में एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था हूर्स रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। तो यहाँ पे देखो बच्चों, लास्ट में, अब यहाँ पे लास्ट में देखो, जो लास्ट ऑर्बिटल है, इस लास्ट ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्लोरीन की, इस कंडीशन में क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी हम लिखेंगे, 1। कितनी लिखेंगे, 1। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि कोई भी एलिमेंट अपने लास्ट सेल में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो उतने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो उतने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। मतलब कोई भी एटम आउटर शेल में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, ऑर्बिटल्स में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एलिमेंट उतने ही नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और जितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे उनकी कोवैलेंसी भी उतनी ही होगी। जैसा कि हमने आपका अभी Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, तो आपने क्या देखा कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था ग्राउंड स्टेट में। किसमें किया था, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब एक नॉर्मल स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो हमने क्या देखा, 3p5 मिला हमको, और 3p5 के केस में p ऑर्बिटल में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई दिया। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दिया था, लास्ट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दिया था, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 है। Cl के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 था, इसी वजह से उसकी कोवैलेंसी 1 हुई। इसलिए 1 हुई क्योंकि जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो जाहिर सी बात है वो 1 कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, केवल एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बना पाएगा। अगर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं रखता है। केवल ऑर्बिटल्स में अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तभी वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखेगा, तभी वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जब Cl, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें Cl क्या करता है कि एक्साइट होता है। जैसे Cl का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में करते हैं, स्टार हमने बना दिया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस स्टेट में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा तो लास्ट में क्या था आपका, 3s2 और 3p5 था। तो उस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में हम करेंगे तो क्या हो जाता है कि ये आपका 3s2 वैसे ही रहेगा, 3p5 भी वैसे ही रहेगा,
सॉरी 3p4 हो जाता है ये, ठीक है, 3p4 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 3p के बाद आपका 3d ऑर्बिटल, जो 3d ऑर्बिटल होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है, मतलब d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है बाय द एक्साइटेशन प्रोसेस। तो एक्साइटेशन जब होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आप देखोगे कि आपका 3s ऑर्बिटल तो कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। अब 3p की अगर हम बात करें, देखो p ऑर्बिटल और ये हमने क्या बना दिया, आपका d ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। अब ये आपका 3p ऑर्बिटल है और ये आपका 3d ऑर्बिटल है। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5 थे, ठीक है। अब यहाँ जो पांचवा इलेक्ट्रॉन था यहाँ वाला, ठीक है, ये जंप करके डी ऑर्बिटल में चला जाता है। और जैसे ही डी ऑर्बिटल में जंप करके जाएगा तो आप देखोगे अब यहाँ पे आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। 3p ऑर्बिटल का सेकेंड और थर्ड ऑर्बिटल अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, और डी ऑर्बिटल में जो एक्साइट किया है इलेक्ट्रॉन ये वाला, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपने क्या देखा, Cl के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपने क्या देखा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? 3 हुआ, ठीक है। इसका मतलब है 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे Cl फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो Cl का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अगर हम देखें, Cl का अगर हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट देखें तो उस कंडीशन में 3s2 तो रहेगा ही, जो 3p से एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा किसमें? 3d में। तो ये हो जाएगा 3p3 और 3d2। कैसे होगा? देखो p ऑर्बिटल में, ठीक है, p ऑर्बिटल में इस ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन था, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एक्साइट हो जाता है d ऑर्बिटल में, ठीक है। ऑलरेडी ऐसा था, ठीक है। तो जब ये एक्साइट होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि p ऑर्बिटल में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाएंगे, और साथ में d ऑर्बिटल में भी ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट करके जाएगा इस ऑर्बिटल में, तो यहाँ भी ये अनपेयर्ड के फॉर्म में दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि Cl का जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में Cl के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में Cl क्या करता है, आपका 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। अब इसके एग्जांपल्स अगर हम बात करें, जैसे HCl अगर है तो HCl में Cl एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पे इसकी कोवेलेंसी 1 होगी। अगर हम बात करें ClO2, ठीक है, ClO2 सॉरी, जैसे ClF3 हो गया, ClF5 हो गया, ठीक है। अब देखो ClF3 में Cl कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए ClF3 में इसकी कोवेलेंसी 3 हो जाएगी। और ClF5, जब क्लोरीन की कोवेलेंसी 5 होगी तो उस कंडीशन में ClF5 टाइप के मालिक्यूल्स फॉर्म होंगे, और जब Cl की कोवेलेंसी 3 होगी तो उस कंडीशन में ClF3 टाइप के मालिक्यूल बनेंगे, ठीक है। बहुत सारे इस तरीके के मालिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सल्फ़र का करके देख लेंगे, ठीक है। सल्फ़र का जब आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मतलब ग्राउंड स्टेट में आप देखोगे तो सल्फ़र का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 3s2 के बाद 3p, 3s2 के बाद लास्ट में 3p4 आएगा, और p में आप देखोगे आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे? 2, ठीक है। तो ये लास्ट के दोनों ऑर्बिटल्स में कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है, इसलिए सल्फर के ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 होता है, इसलिए ग्राउंड स्टेट में सल्फर का कोवेलेंसी 2 होता है, ठीक है। फिर सल्फर का अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में करोगे तो इसमें आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, इसकी कोवेलेंसी 4 हो जाती है। सल्फर का जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट करोगे तो आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 6 दिखाई देगा, ठीक है, तो इसकी कोवेलेंसी 6 होगी, ठीक है। इसी तरीके से फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट में आप देखोगे तो 1 दिखाई देगा, ठीक है, और फास्फोरस का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आप देखोगे तो 3 दिखाई देगा, फास्फोरस का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 5 हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कोवैलेंसी होगी। तो ये था वेरिएबल कोवैलेंसी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की। देखो बच्चों, जो भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जब भी होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से होता है। देयर आर 3 कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हमने क्या बताया, कोवैलेंट का फॉर्मेशन, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, डी और एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। एस और पी की यहाँ पे जनरली हम बात करेंगे। तो एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, बीच में नोड होता है। पी ऑर्बिटल आपने पढ़ा है, ये क्या होता है आपका, डम्बल शेप का होता है, बीच में नोड होता है, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो जब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है तब वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, साथ में कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से ही सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम अब समझते हैं सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए देखो बच्चों 3 कंडीशंस होता है, जिसमें पहली कंडीशन होती है, ठीक है, पहली कंडीशन होती है एस ओवरलैपिंग। मतलब जब 2 एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। किस तरीके से, जैसे ये 2 एस ऑर्बिटल हैं, ठीक है, ये 2 एस ऑर्बिटल जब आपस में यहाँ पे ओवरलैपिंग करते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दिस इज एओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस तरीके से जब इस ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ जो बन रही है, जहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है यहीं पे सिग्मा बॉन्ड बनता है और यहीं पे कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एस ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, एस ओवरलैपिंग। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन जब एक एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उसे एसपी ओवरलैपिंग कहा जाता है, एसपी ओवरलैपिंग कहा जाता है। जैसे एक एस ऑर्बिटल हो गया और दूसरा आपका पी ऑर्बिटल हो गया। इस तरीके से जब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो इस तरीके से ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल जब यहाँ पे इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, और इस तरह की ओवरलैपिंग को एसपी ओवरलैपिंग कहा जाता है। ये दूसरी कंडीशन थी जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, जब दोनों पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है लैटरल ओवरलैपिंग होनी चाहिए। लैटरल मतलब दोनों के हेड टू हेड, ठीक है, जो ऑर्बिटल्स हैं लैटरल ओवरलैपिंग होनी चाहिए। जैसे हम बता रहे हैं कि क्या होता है लैटरल ओवरलैपिंग, जैसे दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं तो लैटरली मतलब इस तरीके से, समझ रहे हो, इस तरीके से जब 2 पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, लैटरली ओवरलैप करते हैं, मतलब इनका हेड टू हेड, मतलब जब ओवरलैप होता है तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होता है आपका, इसको यहाँ आप समझ लो, ठीक है। इस तरीके से स्पेस नहीं इसलिए छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये आपकी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब 2 पी ऑर्बिटल्स की लैटरल ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, और इस तरीके ओवरलैपिंग को क्या कहा जाता है, पी ओवरलैपिंग कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड अगर हम बात करें तो देयर इज वन कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन का केवल एक ही कंडीशन है और वो क्या है आपका, साइड वाइज, क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ 2 पी ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। जब 2 पी ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, दिस इज पी ऑर्बिटल एंड दिस इज आल्सो पी ऑर्बिटल। जब इन दोनों पी ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग, मतलब कुछ इस तरीके से, ये साइड ऊपर वाला लोब और नीचे वाला लोब दोनों टच में आता है, ठीक है, दोनों टच में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, जब ऊपर वाला लोब और नीचे वाला लोब दोनों अगर ओवरलैप यहाँ पे टच होना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 2 नहीं, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब ऊपर वाला लोब और नीचे वाला लोब दोनों टच में आते हैं तब वहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन था कि सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की 3 कंडीशन, पहला था एसएस ओवरलैपिंग, दूसरा एसपी ओवरलैपिंग और तीसरा पीपी ओवरलैपिंग विथ लेटरल, ठीक है, विथ लेटरली। और नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड की एक ही कंडीशन है, वो क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सबसे पहले स्लेटर एक साइंटिस्ट थे, स्लेटर और रिचर, ठीक है, सॉरी स्लेटर बाद में आए थे, रिचर और लंडन, ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1927 में इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, 1927 में। और इन्होंने इस थ्योरी में कुछ अपना पास्टुलेट्स दिया था, जिसमें सबसे पहले पास्टुलेट्स में क्या बताया था कि एटम्स हैविंग 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। इन्होंने क्या बताया कि एटम के पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ही ईजिली कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। मतलब किसी भी एटम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पहला पास्टुलेट्स था। देयर आर सम पास्टुलेट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाद में इस थ्योरी को स्लेटर ने भी और कुछ अदर लोगों ने एक्सप्लेन किया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये पहला पास्टुलेट्स। और दूसरे पास्टुलेट्स में इन्होंने क्या बताया कि जैसे एग्जांपल के थ्रू पे अगर हम देखें तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन्होंने बताया कि H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ये ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है, एस ऑर्बिटल। अब यहाँ पे जब दोनों हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम है ना, दोनों हाइड्रोजन एटम्स जब कंबाइंड होते हैं तो इस तरीके से ये ओवरलैप करते हैं। और यहाँ पे जहाँ ओवरलैप हो रहे हैं, इन्हीं दोनों ओवरलैप में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होकर यहाँ पे इस तरीके से ये देख रहे हो आप, यहाँ पे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो जाहिर सी बात है ये पेयर्ड फॉर्म में हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, दोनों के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, थ्रू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग के फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल्स में। तो इस तरीके से H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है यहाँ पे 11th में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। आप क्लास 12th में जब जाओगे तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक पढ़ना होगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पे आप डिटेल्स में पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।